वफाकी हुकूमत के जो KPK में नुमाइंदे हैं वो गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब हैं। फैसल करीम कुंडी वो इस डर से, इस खौफ से कि कहीं कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे ये चीज़ उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो कि ये गवर्नर ऑफिस में मौजूद थे या गवर्नर हाउस में मौजूद थे और इस्तीफ़ा क्योंकि इनको मौसूल हो गया था, तो इसलिए कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब गवर्नर को इस्तीफ़ा मौसूल होगा तो उसी वक्त वो इफेक्टिव हो जाएगा। कोई आइन के अंदर ये दर्ज नहीं है कि 48 घंटे का टाइम होगा, गवर्नर के पास सोच विचार का टाइम होगा, गवर्नर को कानूनी तकाजे पूरे करेगा, कोई आइनी तकाजे पूरे करेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए गवर्नर जो है वो पेशावर जा नहीं रहे थे। फिर आपने परवेज़ रशीद साहब की गीदड़ भभकियाँ सुनी कि नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बड़ी ये धमकियां लगा रात आड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इख्तियार वली की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, साहब हैं उनका इस्तीफा मौसूल हो गया है। और उन्होंने ये इतराफ़ इसलिए किया है कि जो सलमान अकरम राजा साहब जब से पहुंचे हैं पेशावर, तो सलमान अकरम राजा साहब तमाम कानूनी और आइनी तकाज़ों को पूरा करवा रहे हैं। वो तमाम चीज़ों को, ज़ाहिर है उनसे बेहतर कौन इन चीज़ों को जानता है, तो सलमान अकरम राजा साहब के, इसीलिए आपने देखा कि जब कल रात को ये खबरें आ रही थी कि कल रात को असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जा रहा है और कल रात को ही वज़ीर आला KPK का इंतखाब कर दिया जाएगा, तो जाकर सलमान अकरम राजा साहब ने रुकवाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ मत करें जो आइनी और कानूनी तौर पर जिसमें कोई सुकम रह जाए और वो चीज़ हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, इसीलिए कल रात को इजलास नहीं बुलाया गया। और फिर उसके बाद आज एक और चीज़ की, मैं नाक़िद हूं अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन आपको एक उनको क्रेडिट देना होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया कि आपका जो पहला इस्तीफा है वो टाइप शुदा है और ये बहाना बनाया जा रहा है कि उनको हाथ से लिख के इस्तीफा देना चाहिए था। और दूसरा मसला जो ये सोच रही थी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, शहबाज सरकार, कि हम इस मामले को चैलेंज करवा देंगे पेशावर हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने लिखा है अपने इस्तीफे में अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मैं अपने कायद इमरान खान के हुक्म पर इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये इस बुनियाद पर अदालत में केस लेकर जा रहे थे कि इमरान खान क्योंकि एक कन्विक्टेड पर्सन है और एक कन्विक्टेड पर्सन एक सूबे के वज़ीर आला को इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, और क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रैक्टिकली भी और हर हवाले से इमरान खान ही PTI के सरबराह भी हैं, बानी चेयरमैन भी हैं। लेकिन आप अगर कागजात की, लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कानूनी उसके अंदर बात करें, फ्रेमवर्क के अंदर बात करें, तो उसमें इमरान खान साहब अदालतों के अंदर PTI के कोई उनका आप उस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके नाम को, उनके दस्तखतों को, कि वो बानी चेयरमैन है, क्योंकि अदालती फैसले ऐसे मौजूद हैं जिसकी बुनियाद बना के कोई हर्डल्स क्रिएट की जा सकती थी। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को जब कहा गया, अली अमीन गंडापुर साहब ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा भिजवा दिया। उसके ऊपर आज 11 अक्टूबर की तारीख थी और आज अली अमीन गंडापुर साहब का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा कानूनी प्रोसेस के जरिए जाके रिसीव करवाया गया। आपने एक वो देखी होगी, रसीद देखी होगी आपने, जिसमें रिसीविंग जो है वो दी गई है, पूरा उसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। अब उस एक कागज को जो है वो तहरीक इंसाफ के पास वो ऐसा कागज आ गया है जिसको वो अदालत के अंदर जाके पेश करें, तो एक कागज ही काफी है कि ये है गवर्नर ऑफिस की रिसीविंग। और आइन बड़ा वाज़ेह है कि जैसे ही गवर्नर को इस्तीफा मौसूल होगा तो उसके बाद वो इस्तीफा मौसर हो जाएगा और वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो अब यह है कि वहां पे क्योंकि गवर्नर ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि मुझे इस्तीफा मौसूल हो गया है 2:30 बजे, और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जिक्र नहीं किया कि मैं इमरान खान साहब के कहने पे ये जो है ये इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने सिंपल कहा है, उन्होंने ज़ाहिर है ये तो कहा है कि मैं मतलब वफादारी निभाते हुए, लेकिन इमरान खान साहब का नाम नहीं है और उन्होंने लिखा है कि वो अपनी कन्विक्शन से, वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो उन्होंने वफाकी हुकूमत की एक और चाल जो है वो नाकाम बना दी है और इस पे तारीफ करनी चाहिए अली अमीन गंडापुर साहब की। इस पे कोई अब उन पे तनकीद नहीं कर सकता। वो अगर ना भेजते रिटर्न इस्तीफा अपने हाथ से लिखा हुआ और इमरान खान साहब का जिक्र किए बगैर, तो फिर एक ऑप्शन था हुकूमत के पास कि वो ये मामला उनके पहले इस्तीफे की बुनियाद पर ले जाएं पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद हो गया है। और इसी तरह से जो ये हैं फैसल करीम कुंडी है, वो आप ये कह रहे हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अगला फैसला करूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि उनके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा जो है वो नहीं है। इसके अलावा आज आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जुनैद अकबर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, तैमूर झगड़ा साहब, इन सब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, असद कैसर साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो जवाब दिया है। और इन्होंने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब दिया है उस पर तो आप बहुत ज़्यादा क्लिप्स भी आप सुन चुके होंगे और आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप जो है वो मुकम्मल तौर पर देख चुके होंगे। इसके अलावा इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि MPs जो हैं, जितने भी KPK असम्बली के MPs हैं, उन तमाम को इस वक्त भी खाने पे बुलाया गया है। तमाम यानी अक्सरियत वहाँ पे मौजूद है और तहरीक इंसाफ के जो लोगों से हमारी बात हुई है वो इस बात में बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके पास जो है वो नंबर गेम पूरी है और उनके पास नंबर गेम जो है वो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसी तरह से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी वहाँ पर पहुँच रही है। फिर आपने ये भी देखा कि आज तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के वहाँ जो मरकज़ है वहाँ पर भी गए हैं कि मौलाना JUIF जो है वो सपोर्ट करे इनको, सोहेल आफरीदी साहब को। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब का क्योंकि पहले एक उनकी लड़ाई थी इनके साथ, अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, वो भी अब मामला नहीं रहा। असम्बली के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके अलावा जो बड़ी एक पेशरफ्त है वो तो ये है कि सोमवार को इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है, उसका एजेंडा भी आ गया है और बाबर सलीम सवाती साहब जो स्पीकर हैं KPK असम्बली के, उन्होंने ट्वीट भी कर दी हैं वो डॉक्यूमेंट्स। एक आखिरी डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा जिसमें उन्होंने सारा वो तरीकाकार भी बता दिया है। और
कल यानी अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है तारीख कुछ लोग उस वक्त देख रहे हो जब नई तारीख का आगाज हो गया हो 12 अक्टूबर का, तो कल 12 अक्टूबर को, या जो 12 बजे के बाद देख रहे हैं, आज फिर हो जाएगा 12 अक्टूबर 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो भी तलब कर लिए गए हैं और देख रहे हैं कि अपोजिशन किसको अपना उम्मीदवार लाती है या कहीं बिला मुकाबला ही ना हो जाए, इसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं। ये तो खैर बड़ा मुश्किल है कि बिला मुकाबला हो जाए, लेकिन कोशिशें इस पे जरूर जारी हैं। बैरिस्टर गौहर साहब गायब हैं, मुकम्मल तौर पे वो नजर नहीं आए। सलमान राजा साहब एक्टिव हैं और इसी तरह से फरजाना शाह साहिबा जिन्होंने बहुत अच्छा कल सवाल भी किया था, और फरजाना शाह जो ब्यूरो चीफ है वहाँ पे ITV की, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ANP ने अपोजिशन का वज़ीर आला लाने और सोहेल अफरीदी के मुकाबले में किसी और को वोट देने से इनकार कर दिया है। यानी ये नहीं है कि वो सोहेल अफरीदी को दे रहे हैं वोट, लेकिन वो अपोजिशन में तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपोजिशन अगर कोई मुश्तरक उम्मीदवार लाती है तो उसको वोट नहीं देंगे। ये फरजाना शाह साहिबा का कहना है और वो ये कहती है कि अब अपोजिशन को 24 वोट चाहिए, PTI के 24 बंदे तोड़ने पड़ेंगे। और मेरी PTI के जिन लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि PTI का इस वक्त एक बंदा भी तोड़ना बहुत मुश्किल है। बाकी ये तो सोमवार का दिन बताएगा कितने वोट पड़ते हैं। जुनैद अकबर साहब दावा कर रहे हैं कि वो 100 वोट डलवाएंगे, लेकिन ये तो जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि आसाब की जंग में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये बात अभी भी मेरी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से पहले PTI की एक शख्सियत से बात हुई है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास नंबर गेम जो है वो पूरा है। रिजवान गिलज़ई साहब पहले ही बता चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनकार कर चुके हैं फैसल कीम कुंडी को कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, मौलाना साहब एक ऐसी हुकूमत नहीं लेंगे जिसको वो चीज़ें करनी पड़े KPK के अंदर जिसको अवामी हमायत भी हासिल ना हो और जिसकी वजह से मौलाना साहब को बाद में जो है वो अच्छी खासी उसका रिएक्शन का भी सामना करना पड़े। लिहाज अली जो जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे KPK के, उन्होंने कहा कि मसला अली अमीन के इस्तीफे की कबूलियत का था ही नहीं, मसला तो वही था सोहेल अफरीदी की कबूलियत का। और क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के पास से कुछ लोग गए थे PTI के, उन्होंने कहा था कि आप सोहेल अफरीदी का नाम वापस ले लें, किसी और को कर दें। खान साहब ने इनकार कर दिया था। इसके अलावा जिरके जो हैं वो फाटा में एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी वीडियो पैगाम दिए हैं सोहेल अफरीदी के हक में, और क्योंकि इनका फाटा से ही इनका तल्लुक है, इनका सोहेल अफरीदी का, तो वहाँ खासा जोशो खरोश जो है वो पाया जाता है। PTI इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहद है, एक भी इख्लाफी आवाज़ KPK से सोहेल अफरीदी के खिलाफ नहीं आई। ये बहुत हैरान कुन है, कोई ग्रुप नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई MPA नहीं, कोई वर्कर नहीं, कोई काउंसलर नहीं, कोई भी इनके खिलाफ नहीं है, नहीं कोई लेग पुलिंग हो रही है। सोशल मीडिया भी पूरे का पूरा जो है वो इनके साथ खड़ा है। इसके अलावा जनाब अब आ जाए जनाब जो एजेंडा और तरीकाकार जारी किया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है वज़ीर आला के इंतखाब के प्रोसेस के लिए। ये 11 अक्टूबर आज ये नोटिस जारी किया है और ये जारी करने वाले हैं जनाब सेक्रेटरी जो है सूबाई असम्बली KPK। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा कवायद और तरीकाकार उसमें आगे हवाला दिया गया है कि उनके तहत क्या होगा। नंबर 1 अलिफ मोरखा 12 अक्टूबर बरोज इतवार बवक्त 3 बजे से पहले वज़ीर आला की नामजदगी के कागजात सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकते हैं। कोई रुकन किसी दूसरे रुकन को बतौर वज़ीर आला इंतखाब के लिए जो है वो आगे प्रोसेस है कि किस तरह से वो तजवीज़ कुनिंदा होगा और तायीद कुनिंदा होगा, उसके दस्तखत होंगे और इसी तरह से उम्मीदवार का एक दस्तखत शुदा बयान मुंसलिक होगा कि इस नामजदगी पर वो रजामंद है, और इस तरह से सेक्रेटरी असम्बली को देकर और कोई भी उम्मीदवार किसी को वज़ीर आला नामजद कर सकता है और साथ नामजदगी फॉर्म भी जारी जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुताबिक कायदा 19 के तहत वसूल शुदा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जनाब स्पीकर साहब उम्मीदवारों, उनके तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान जो हाजिर रहना चाहें उसी दिन दोपहर 4 बजे या जो वक्त मुतय्यन करेगा की जाएगी। यानी कल ही इतवार को ही जो है वो उनकी जांच पड़ताल भी हो जाएगी और स्क्रूटनी भी हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। अगला जो प्रोसेस है उसके मुताबिक 13 तारीख को इतवार के दिन 10 बजे, सोमवार के दिन 13 अक्टूबर सोमवार को 10 बजे सुबह असम्बली इजलास के जो है वो होगा। उसमें क्या क्या होगा, उसमें बताया गया कि वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में वोटों के इंदराज का तरीकाकार, राय दहिंदगी के आगाज़ से कबल ईवान में गैर हाजिर अरकान को हाजिर हो जाने के लिए जनाब स्पीकर साहब हदायत देंगे कि 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं, 5 मिनट घंटियां बजाकर बंद कर दी जाएंगी। उसके फौरन बाद लॉबीज के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। हर दरवाजे पर मुतय्यन असम्बली अमला राय दहिंदगी मुकम्मल होने तक इन दरवाजों से किसी को दाखिल नहीं होने देगा, नहीं बाहर जाने की इजाजत देगा। उसके बाद फिर जनाब स्पीकर को आयत के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के सिलसिले में असम्बली के सामने उम्मीदवारों के नाम पढ़कर सुनाएंगे और उन अरकान से जो किसी उम्मीदवार के हक में वोट देना चाहते हैं एक कतार में दरवाजे में से गुजर जाने के लिए जो है वो कहेंगे, और जब वो गुजरेंगे तो टेलर्स जो हैं वो उनके काउंट करेंगे कि कितने लोग उस दरवाजे से गुजरे हैं। और इसी तरह से जनाब वो आगे कहते हैं कि शुमार कुनिंदगान का डेस्क पर पहुंचकर हर रुकन अपनी बारी पर अपना अलाशुदा डिवीजन नंबर पुकारेगा। शुमार कुनिंदगान डिवीजन फहरिस्त में उसके नंबर को निशान लगाकर साथ ही रुकन का नाम पुकारेंगे। इस बात को यकीनी बनाने की गर्ज से कि उसका वोट सही तौर पर दर्ज किया गया है, रुकन अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। तवक्ते यह कि उसने शुमार कुनिंदा से अपना नाम वाज़ेह तौर पर सुना हो। एक रुकन अपना वोट दर्ज करने के बाद ईवान में वापस नहीं आएगा। तवक्ते यह कि पैराग्राफ नंबर 3 के तहत घंटियां न बजाई जाएं। उसके बाद जब जनाब स्पीकर साहब को मालूम हो जाता है कि जुमला अरकान ने जो वोट देना चाहते थे अपने वोटों का इंदराज किया है, तो वो राय दहिंदगी मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे। उस पर सेक्रेटरी असम्बली डिवीजन फहरिस्त इकट्ठी कराएगा, दर्ज शुदा वोटों की गिनती कराएगा
اور گنتی کا نتیجہ اسپیکر کو پیش کرے گا. اسپیکر پھر اراکین کو ایوان میں واپس لانے کے لیے 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجانے کی ہدایت دے گا. گھنٹیاں بجنا بند ہو جانے کے بعد اسپیکر رائے دہندگی کے نتیجے کا اسمبلی کے سامنے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرے گا. وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے لیے اراکین اسمبلی کی درکار اکثریت. اگر مقابلے میں صرف ایک امیدوار ہو اور اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت کے ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو اسپیکر صاحب اس کے بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کر دیں گے. لیکن اگر اس صورت میں مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کرتا تو انتخاب کے لیے جملہ کارروائی بشمول نامزدگی امیدواران اثر نو شروع ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی امیدوار پہلی رائے دہی میں اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت کے ووٹ حاصل نہیں کرتا تو اسپیکر 2 امیدواروں کے درمیان جنہوں نے پہلے رائے دہی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں دوسری رائے دہی کا کرائیں گے اور اس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ جو بھی زیادہ ووٹ لے گا تو اس کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کیا جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 یا زیادہ امیدواروں کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد مساوی ہو تو اسپیکر اس وقت تک ان کے درمیان مزید رائے دہی کا انعقاد کرے گا توقع یہ کہ ان میں سے ایک حاضر اور ووٹ دینے والے اراکین کی اکثریت کے ووٹ حاصل کر لیتا ہے اور ایسے امیدواروں کے بطور وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کا اعلان کر دیا جائے گا. تو جناب سوموار کو اب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور سوموار کو جو ہے وہ یعنی تمام اگر مگر مفروضے اندازے سب ٹھیک یا غلط ثابت ہو جائیں گے. تحریک انصاف یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے اور وہ بہت آسانی سے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیں گے